स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल ग्रीस का ब्रॉन्ज बेस्ड। खबर सुनते ही हॉल ऑफ फेथ के लोग पहाड़ी रास्ते पर जमा हो गए। उन्होंने जल्द ही एक युवक को जादुई अवरोध के माध्यम से सीढ़ियों के ऊपर जाते देखा। वह आदमी क्या वह आदर्श नहीं है जिसने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में जोरो को हराया था? यह तो उसके जैसे ही लग रहा है। वो क्या कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि पवित्र पर्वत पर जबरन घुसने के कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं? लोगों ने आदर्श को माउंटेन पाथ पर तुरंत पहचान लिया। उनकी चर्चाओं का शोर जल्द ही पूरे पहाड़ में गूंजने लगा। पहाड़ी रास्ता लोगों से जल्द ही भर गया। आगे बढ़ते ही हॉल ऑफ नाइट्स के लोग जल्द ही स्टाररी माउंटेन पाथ के बाहर एकत्रित हो गए। कौन है ये? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। वह अपनी कब्र खुद खोद रहा है। नाइट हॉल के हॉल मास्टर हेलोन ने ठंडे स्वर में कहा। कुलून ने कहा, मुझे यकीन है कि वह यहाँ राधा के लिए आया है। कुलून फियोना के करीब खड़ा था। सच तो यह है कि वह इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने सबूत देखे तो उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या वो सचमुच सोचता है कि यह काम करेगा? कोई भी संभव तो अंत तक नहीं टिक सकता, फियोना ने चिंता से कहा। वह पहली मूर्ति तक पहुंच गया है। उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों में से बहुत कम लोग ब्रॉन्ज बीस्ट को हराने में सक्षम हैं। आदर्श पहली मूर्ति की सीढ़ी पर पहुंचा। जैसे ही उसने मूर्ति पर अपनी नजर डाली, मूर्ति की आंखें अचानक खुल गई और उसने भी आदर्श को घूरना शुरू कर दिया, जिसमें बुराई की एक मजबूत ऑरा उपस्थित था। यह ग्रीस का ब्रॉन्ज बीस्ट स्टाररी माउंटेन पथ की रक्षा करने वाली पहली प्रतिमा थी। यह ग्रीस का प्राचीन प्राणी था जो वध का प्रतीक था। पार्थेन मंदिर के संस्थापकों ने इस क्रूर प्राणी को वश में कर लिया था और इसे पवित्र पर्वत की रक्षा करने की व्यवस्था की थी। ब्रॉन्ज बीस्ट ने आदर्श की ओर इशारा किया क्योंकि ब्रॉन्ज बीस्ट अचानक उस पर टूट पड़ा। वह केवल एक घातक नीली किरण को तेजी से अपनी ओर आते हुए देख सकता था। यह इतना तेज था कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। आदर्श के कंधे पर एक छोटा सा खूनी छेद दिखाई दिया। ताजा खून बहकर उसकी शर्ट पर लग गया। ब्रॉन्ज बीस्ट दूसरी तरफ चला गया। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा भाव था, मानो उसने जानबूझकर अटैक करने से चूक गया हो ताकि वह और गर्म हो सके। उनके कर्ज ने मूर्तियों को कई सालों तक हवा और बारिश में स्थिर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। वे तभी आगे बढ़ सकती थी जब कोई चुनौती लेने की हिम्मत करे। ब्रॉन्ज बीस्ट ने अटैक करते समय कोई संकेत नहीं दिखाया। कई प्राणियों के ऑरा तब बदल जाते थे जब वे झपट्टा मारने वाले होते थे और उनके शरीर भी धनुष से छोड़े जाने वाले तीर की तरह कड़े हो जाते थे। आदर्श को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह असहाय हो गया है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना बचाव कैसे करे। आदर्श का शरीर जल्द ही घावों से भर गया, लेकिन घाव जानलेवा नहीं थे। ब्रॉन्ज बीस्ट की आंखों में वही तिरस्कार भरा भाव था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि जानवर आदर्श को जल्दी से मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगले घुसपैठे के आने तक उसे कई वर्षों तक फिर से मूर्ति में बदलना पड़ेगा। इस बार आदर्श को जानवर ने उड़ा दिया, सीढ़ियों से लुढ़काते हुए। उसने इसे क्यों नहीं टाला? मिस्टर राकेश ने चिंतित होकर कहा, इससे बच पाना असंभव है। ब्रॉन्ज बीस्ट की आंख और सींग में एक अनोखा मैजिक है जो अपने लक्ष्यों पर लॉक हो सकता है, जिससे इसके अटैक से बच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। मिस्टर संदीप ने कहा, चकमा देना असंभव है। आदर्श उसे कैसे हराएगा? आशा करते हैं कि आदर्श कोई योजना बना सकेगा। आदर्श को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, हालांकि उन्हें लगातार चोट लग रही थी। पहली बात तो यह है कि चोटें गंभीर नहीं थी और दूसरी बात यह है कि उसे अभी भी सदमे से उबरना बाकी था। जब उसका दिमाग पूरी तरह से एक ही चीज पर लगा होता था तो उन्हें होने वाला दर्द शून्य हो जाता था। आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जल्दी से अपने घावों का उपचार किया ताकि खून बहना बंद हो जाए। ऐसा नहीं था कि वो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जानवर के अटैक मूल रूप से अजय थे। जानवर बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी उसके अटैक ऐसे थे जैसे वो अभी अभी किसी विशाल पर्वत से टकराया हो। इस बार ब्रॉन्ज बीस्ट ने आदर्श को गंभीर झटका देने की योजना बनाई थी।
एक और नीली किरण उसकी आंखों से टिमटिमा रही थी। आदर्श ने आने वाले अटैक से बचने की जहमत नहीं उठाई। उसने ब्रॉन्ज बीस्ट को ठंडे अंदाज में देखा। स्काई लाइटनिंग क्लॉ। जब नीली रोशनी आई तो आदर्श ने अपनी मुट्ठी को पंजे की तरह कस लिया और ब्रॉन्ज बीस्ट का सीधा सामना किया। लाइटनिंग की शक्ति चौंकाने वाली थी। मोटी लाइटनिंग की चाप और स्काई लाइटनिंग क्लॉ के ऑरा ने ब्रॉन्ज बीस्ट के अटैक को पार कर लिया और जानवर पर गिर गई, जिससे वह उड़ गया। ब्रॉन्ज बीस्ट सीढ़ियों से जोर से टकराया। ब्लिंक। आदर्श की चमक अभी भी हवा में बेतहाशा नाच रही थी। तभी आदर्श कांप उठा और हवा में गायब हो गया। जिस जगह पर ब्रॉन्ज बीस्ट गिर रहा था वह जगह रहस्यमय चांदी की चमक के साथ कांप उठी। आदर्श दरार से बाहर आया। उसका हाथ एक ब्लैक लाइटनिंग के सर्पिल में लिपटा हुआ था। लाइटनिंग आर्म। आदर्श ने अपने हाथ को ब्रॉन्ज बीस्ट पर जोर से पटक दिया। लाइटनिंग की चमक से ब्रॉन्ज बीस्ट हवा में उड़ गया। वह लाइटनिंग से घिरा हुआ था, मानो उसका शरीर किसी भी क्षण उस भयानक शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तानाशाह कॉल। आदर्श की नजर तेज हो गई। एक मोटी लाइटनिंग का बोल्ट गुजरा और ब्रॉन्ज बीस्ट को बाएं से दाएं छेद दिया। नेक्स्ट एपिसोड। टाइटल, डीमन सींग वाली मूर्ति। लाइटनिंग चैन। आदर्श ने ब्रॉन्ज बीस्ट के जमीन पर पहुंचने से पहले इंटरमीडिएट स्पेल पूरा कर लिया। 5th लेवल का थंडरबोल्ट प्रकट हुआ। लाइटनिंग की चमक ने ब्रॉन्ज बीस्ट को चारों तरफ से मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें पहुंची। ब्रॉन्ज बीस्ट को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। फिर भी आदर्श ने एक बार फिर से टायरेंट कॉल को ट्रिगर किया, जिससे वह जमीन पर जोर से गिर गया। ब्रॉन्ज बीस्ट पर दरारें उभरने लगी और आदर्श पर उग्र रूप से टूट पड़ा और पहले से कई गुना ज्यादा तेज नीली रोशनी का उत्सर्जन करने लगा। फ्लेम स्वॉर्ड। आदर्श के हाथों में विपत्ति की आग जल उठी। यह तेजी से 10 मीटर से अधिक लंबी एक विशाल ज्वलंत तलवार में बदल गई। आदर्श ने सीधे गुस्से में ब्रॉन्ज बीस्ट का सामना किया। उसने दोनों हाथों से तलवार नीचे घुमाई। लगातार लाइटनिंग से ब्रॉन्ज बीस्ट को गंभीर क्षति पहुंची थी। इसकी बाहरी परत टूट चुकी थी और कट ने ब्रॉन्ज बीस्ट को 2 हिस्सों में काट दिया था। जब आग की लपटें बुझी तो ब्रॉन्ज बीस्ट टुकड़ों में बिखर गया। लाइटनिंग की चमक जिसने ब्रॉन्ज बीस्ट को गंभीर नुकसान पहुंचाया था उसके शरीर से बाहर निकल आई। आदर्श ब्रॉन्ज बीस्ट के पास गया और उसे कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे वह मरे हुए लोगों की तरह पुनर्जीवित ना हो सके। यह स्पष्ट था कि ग्रीस का ब्रॉन्ज बीस्ट अब जीवित नहीं हो सकता था, कम से कम कुछ समय के लिए, क्योंकि आदर्श अब जानवर के ऑरा को महसूस नहीं कर सकता था। वह सीढ़ियों की से ऊपर चला गया, दूसरी मूर्ति की ओर बढ़ रहा था। क्या उसने बस यूं ही मूर्ति को हरा दिया? पहाड़ की चोटी पर कुलून का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उस जगह के आसपास खड़े दूसरे शूरवीर भी शौक थे। वह ग्रीस का ब्रॉन्ज बीस्ट था, उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता था। क्या तुम लोगों ने उसकी लाइटनिंग में भगवान की मोहर की चमक नहीं देखी? यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह मूल रूप से उसके लाइटनिंग एलिमेंट की आधार क्षति को 2 गुना कर देती है। किसी ने उन्हें सूचित किया। एकमात्र व्यक्ति जो 2 के गुणन के साथ एक मैजिशियन को भगवान की मोहर का आशीर्वाद दे सकता था वह पिछली देवी इजिशा थी। हॉल मदर से भगवान की मोहर का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से इजिशा के करीब नहीं था। सभी पूरी तरह से भ्रमित थे कि आदर्श ने भगवान की मोहर के आशीर्वाद से ऊर्जा खोने से कैसे रोका था। किसी के लिए 2 का गुणक प्राप्त करना कैसे संभव है यदि उसका सोल ग्रेड सीट? किसी ने आधी ही बात कही। यह स्पष्ट था कि अंतिम ज्वलंत तलवार वह हमला नहीं था जिसने ब्रॉन्ज बीस्ट को नष्ट कर दिया था, बल्कि लगातार लाइटनिंग के अटैकों ने उसके आंतरिक हिस्सों को नष्ट कर दिया था। इतना बढ़िया उपहार पाने के बाद भी वह खुद को मरवाने की कोशिश कर रहा है। कितना बेवकूफ है, किसी ने कोसा। यहां तक कि शूरवीरों के हॉल के लोगों को भी भगवान की मोहर का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। 2 गुना गुणक वाला आशीर्वाद मिलना तो दूर की बात है। यह बस कई मैजिशियनों को पागल कर देगा। उनके लिए अपने एलिमेंटों के आधार क्षति में सुधार करना बेहद मुश्किल था। ये शूरवीर जो अपने पूरे जीवन में पवित्र पर्वत के प्रति वफादार रहे थे, आदर्श से बेहद जलते थे।
संदीप, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ब्रॉन्ज बीस्ट थोड़ा कमजोर है? मिस्टर राकेश ने ब्रॉन्ज बीस्ट के अवशेषों को देखते हुए संदेह से कहा, ऐसा नहीं है कि ब्रॉन्ज बीस्ट कमजोर है, लेकिन आदर्श बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे पूरा यकीन है सबसे शक्तिशाली एडवांस मैजिशियनों को भी उसकी लाइटनिंग के सामने परेशानी होगी, क्योंकि वे जानते हैं कि उसके लाइटनिंग स्पीडों का नुकसान 12 गुना ज्यादा है, मिस्टर संदीप ने कहा। दादू ने सहमति में सिर हिलाया। यह सच था कि वे अब वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के पुरस्कारों और 2 महीने तक एकांत में कल्टीवेशन करने के बाद आदर्श को सिर्फ एक साधारण एडवांस मैजिशियन के रूप में नहीं सोच सकते थे। जादू के फॉर्मेशन का दमन सुपर मैजिशियनों के खिलाफ प्रभावी हो सकता था, लेकिन इससे आदर्श पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह सिर्फ एक एडवांस मैजिशियन था। लेकिन पहली मूर्ति के बाद की मूर्तियों से निपटना भी आसान नहीं है, मिस्टर संदीप ने कहा। आशा करते हैं कि वह इसमें सफल हो सकेगा। आदर्श अब दूसरी मूर्ति के पास पहुंच चुका था। यह एक राक्षस की मूर्ति थी, जिसके चमगादड़ जैसे विशाल पंख, अजीब सींग और पंजे वाले 4 अंग थे। यह देखकर कि मूर्ति का जागने का कोई इरादा नहीं था, आदर्श ने इसे अनदेखा कर दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। बच्चे, क्या तुम थोड़े भोले नहीं हो जो यह सोच रहे हो कि तुम मुझसे ऐसे ही आगे निकल जाओगे? उसके पीछे से एक अजीब और बूढ़ी आवाज आई। आदर्श ने जल्दी से पलटकर देखा कि डीमन सींग वाली मूर्ति 1 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ी थी। उसका भयानक चेहरा आदर्श के करीब चिपका हुआ था। उसके भूरे शरीर पर मुस्कान बेहद क्रूर और नकली लग रही थी। आदर्श घबराया नहीं, बल्कि मूर्ति को घूरते हुए पूछा, क्या तुम बात कर सकती हो? कई साल पहले मैं भी इंसान था, राक्षस सिंह वाली मूर्ति ने जवाब दिया। क्या आप मुझे जाने देंगे? आदर्श ने पूछा। तुम क्या सोचते हो? राक्षस की मूर्ति हंसी। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? मैं वास्तव में मूड में नहीं हूं, चले जाओ। आदर्श की मुठ्ठियां आग की लपटों में भर गई। उसने उन्हें राक्षस की मूर्ति पर फेंक दिया, जिसके बाद आग की एक भयंकर लहर उठी। तुम्हारा स्वभाव बेहद खराब है। राक्षस मूर्ति डरावने ढंग से दूर चली गई। जब मुठ्ठियां पास आई तो वह बगल की ओर झुक गई, आदर्श के अटैक से बचती हुई। आदर्श का मूर्ति के साथ अपना समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। वह एक शैडो बर्ड में बदल गया और डीमन मूर्ति के करीब चला गया। उसने अपनी इच्छा शक्ति को अपने हाथों में समेटा। आदर्श ने राक्षस की मूर्ति के पंख पकड़ लिया और उसे चौंकाने वाली ताकत के साथ सीढ़ियों पर पटक दिया। क्रश! आदर्श की आंखें चमक उठी। स्पेस लय की जबरदस्त शक्ति तुरंत राक्षस मूर्ति पर लागू हुई। यह जल्द ही एक चांदी की झिलमिलाहट स्पेस एलिमेंट की शक्ति द्वारा धूल में कुचल दिया गया था। कितना दुष्ट! मुझे आखिरी बार तुम्हारे जैसा दिलचस्प युवक देखे हुए काफी समय हो गया है। हो सकता है कि वह टोड तुमसे हार गया हो, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम तारों वाले पर्वत पथ ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम आसानी से पार कर सको। दूसरी तरफ से डीमन सिंह वाली मूर्ति की आवाज सुनाई दी। उसके पंजे एक पक्षी की तरह पेड़ की शाखा को पकड़ रहे थे और वह लगभग भारहीन लग रही थी। पेड़ की शाखा उसके वजन से नीचे नहीं झुकी। क्लोन मैजिक! आदर्श ने अपने स्पेस एलिमेंट द्वारा धूल में कुचली गई चीज पर नजर डाली। जब उसने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह डीमन मूर्ति के बजाय केवल एक क्लोन था। आदर्श क्लोन मैजिक से परिचित था, जिससे उसने पहली नजर में ही डीमन सिंह वाली प्रतिमा की चाल से पहचान लिया था। तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारी अंतड़ियां खोद कर देखूंगा कि वे दूसरों से अलग है या नहीं। राक्षस सिंह वाली मूर्ति आदर्श के पीछे प्रकट हुई और आदर्श के पेट पर अपने पंजे से अटैक किया। राक्षस की मूर्ति के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने अपना पंजा जोर से बाहर निकाला और आदर्श की अंतड़ियों पर अपने साथ ले आया। राक्षस प्रतिमा आदर्श को मारने की जल्दी में नहीं थी। उन्हें पहाड़ी रास्ते की रखवाली करने के लिए मजबूर किया गया था और वे इस कर्तव्य से बेहद ऊब चुकी थी। इसलिए जब भी कोई घुसपैठिया आता था तो वे बेहद उत्साहित हो जाते थे। केवल उत्कृष्ट आक्रामक क्षमता होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए आपको इससे भी अधिक की आवश्यकता होगी। राक्षस मूर्ति ने धीरे धीरे अपना पंजा खोलते हुए यह देखने की कोशिश की कि क्या उस आदमी में वाकई भैंस जीतनी हिम्मत है, अन्यथा वह आकर खुद को मरवाने की जहमत क्यों उठाता।
जब राक्षसी मूर्ति ने अपना हाथ खोला तो काले धुएं का गुब्बार बाहर निकला। डीमन सिंह वाली मूर्ति दंग रह गई। उसने जल्दी से अपनी नजर उठाई और देखा कि आदर्श काले धुएं के गुब्बार में बदल गया था और दूर चला गया था। क्लोन मैजिक के साथ आप अकेले नहीं हैं, आदर्श ने बदले में वही चाल का इस्तेमाल करते हुए कहा। इस बार आदर्श की मुट्ठियों में निहित शक्ति और भी अधिक मजबूत थी। ओग्र ड्रैगन राक्षस मूर्ति के पंखों से टकराए। ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां प्रभाव से टूटने वाली थी, क्योंकि ओग्र ड्रैगन ने उसे पहाड़ी रास्ते से नीचे गिरा दिया। हालांकि मूर्ति इतनी कमजोर नहीं थी। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हुई और हवा में ऊपर उठने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगी। उसका शरीर इधर उधर हिल रहा था, जिसका मतलब था कि अटैक में उसे काफी नुकसान हुआ है। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने आदर्श को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने जा रही हूं। टेलीकिनेसिस। आदर्श की इच्छा शक्ति एक मजबूत शक्ति में बदल गई, जिसने बरूनेट पर्वत की दीवार के चट्टानों को बाहर निकाला, जिसे उसने तुरंत डीमन सिंह वाली मूर्ति पर फेंक दिया। डीमन क्रॉस, ब्लड क्रॉस। डीमन सिंह वाली मूर्ति ने 2 रक्त लाल किरणें उत्सर्जित की, जो आपस में जुड़कर एक क्रॉस का आकार बना रही थी और आदर्श की ओर उड़ रही थी। आदर्श तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसने महसूस किया कि ब्लड क्रॉस बड़ा हो रहा था, इस हद तक कि वो अब इसे चकमा नहीं दे सकता था। ब्लिंक। आदर्श ने एडवांस स्पेल मैजिक का प्रयोग किया। वह गायब हो गया और 100 मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। ब्लड क्रॉस दीवार से टकराया और उस पर एक बड़ा क्रॉस के आकार का गड्ढा बना दिया। जब आदर्श 2 महीने तक एकांत में कल्टीवेशन कर रहा था, तो उसने अपना अधिकांश समय ईश्वर की मोहर की ऊर्जा को स्थिर करने के अलावा एडवांस स्पेस स्पेल सीखने में बिताया था। आदर्श को इस बात का अफसोस था कि उन्होंने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट से पहले यह स्पेल नहीं जाना था। हालांकि वह अभी इससे परिचित नहीं था, लेकिन जब वह दुश्मनों के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, तो वह अब उतना निष्क्रिय नहीं था। इसके अलावा स्पेल ने आदर्श को फायदेमंद स्थिति में जाने और अपने दुश्मनों के सावधान रहने पर जवाबी अटैक करने की अनुमति भी दी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। नेक्स्ट 2 डेज तक एपिसोड्स अपलोड नहीं हो